गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम समाजीकरण यानी सोशलाइजेशन का पार्ट 3 पढ़ेंगे। पहले चरण में हमने उसका अर्थ समझा, उसकी परिभाषा, उसकी विशेषताएं, उसके प्रकार। सेकंड लेक्चर में हमने स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट या स्टेजेस ऑफ सोशलाइजेशन पढ़े। विकास के चरण, जीवन का जो विकास है उसके विभिन्न चरण या समाजीकरण के चरण पढ़े। और आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे समाजशास्त्र के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ सोशलाइजेशन। बहुत सारी थ्योरी हैं क्योंकि ये एक हमने शुरू में पढ़ा था कि ये एक साइको सोशल कंसेप्ट है, मनोसामाजिक अवधारणा है ये एक। तो बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने भी इसकी थ्योरी दी है और समाजशास्त्रियों ने भी। अधिकांशतः मनोवैज्ञानिक हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे और समाजशास्त्री भी हैं। तो आज के इस वीडियो में सभी को एक साथ शामिल करना थोड़ा सा मुश्किल था, तो हम इनको भी कुछ पार्ट्स में शामिल करेंगे। जैसे अभी आज हमने 3 थ्योरीज को शामिल किया है, कूले, मीड और सिगमंड फ्रायड। इनके अलावा फिर हम आगे की थ्योरीज को दूसरे लेक्चर में समाप्त करेंगे। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं C.H. कूले से। पहली थ्योरी C.H. कूले की आत्मदर्पण का सिद्धांत, जिसे हम कहते हैं लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी। कूले ने इस सिद्धांत के आधार पर सेल्फ और सोसाइटी, स्व और समाज के संबंधों का विश्लेषण किया। सेल्फ और सोसाइटी, सेल्फ यानी आप और सोसाइटी, आपके और सोसाइटी के बीच संबंधों का विश्लेषण किया जो समाजीकरण की प्रक्रिया को निरंतरता प्रदान करते हैं। कूले ने जो थ्योरी दी लुकिंग ग्लास सेल्फ, यानी लुक मतलब देखना, ग्लास मतलब कांच, शीशा, और सेल्फ माने खुद को कांच में देखना यानी शीशे में देखना। तो शीशा यहाँ कौन है? समाज। तो खुद को समाज में देखकर अपने व्यक्तित्व को तैयार करना, सीखना ही समाजीकरण है, ऐसा कूले मानते हैं। कैसे मानते हैं? चलिए, इन्होंने 3 स्तरों पर 3 जो तर्क दिए हैं उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। पहले, व्यक्ति के द्वारा किया गया व्यवहार जिस पर अन्य इकाइयां प्रतिक्रिया करती हैं। इन प्रतिक्रियाओं के आधार पर वह व्यक्ति स्वयं के बारे में क्या सोचता है और फिर अपना मूल्यांकन करने के पश्चात वह स्वयं के बारे में क्या तर्क विकसित करता है। चलिए इसे और स्पष्ट करते हैं हम। जैसे मैं व्यक्ति हूं, तो मेरे व्यवहार पर, मैंने कोई व्यवहार किया सोसाइटी में, तो मेरे व्यवहार पर जो समाज की दूसरी इकाइयां वो क्या प्रतिक्रिया करते हैं कि मैंने अच्छा व्यवहार किया, बुरा व्यवहार किया, या उसमें संशोधन की जरूरत है, जो भी। तो मेरे व्यवहार पर समाज के अन्य लोग क्या प्रतिक्रिया करते हैं, पहला तर्क। दूसरा, फिर जो प्रतिक्रियाएं मेरे व्यवहार पर हुई, उन प्रतिक्रियाओं के आधार पर मैं स्वयं के बारे में क्या सोचती हूं। ठीक। फिर तीसरा, कि अपना मूल्यांकन करूंगी मैं कि उन लोगों ने जो प्रतिक्रियाएं की और उससे मैंने अपने बारे में क्या निर्णय लिखा है, उनकी प्रतिक्रिया सही थी, मुझे संशोधन, अपने व्यवहार में बदलाव की जरूरत है, नहीं जरूरत है, जो भी। तो उनकी प्रतिक्रियाओं के बारे में मैं अपना मूल्यांकन करूंगी और मूल्यांकन करने के पश्चात मुझे जो भी सही लगेगा कि बदलना है अपने आप को, नहीं बदलना है, क्या गलत था क्या सही था, फिर मैं अब स्वयं के बारे में तर्क विकसित करूंगी। ठीक। तो इसको हम ये इन्होंने 3 तर्क दिए कि इन तीनों तर्कों के आधार पर सामाजिक प्राणी यानी व्यक्ति जो है वो समाज के साथ जुड़ जाता है और समाज जो भी प्रतिक्रिया करता है उसके व्यवहार पर, उसके हिसाब से वो अपने व्यवहार को ठीक ठाक करता है, परिमार्जित करता है, संशोधित करता है और फिर व्यक्तित्व का निर्माण करता है। तो ये 3 तर्कों के आधार पर सामाजिक इकाई का समाजीकरण होता है। उसने सीखा ना, पहले व्यवहार किया, फिर लोगों की प्रतिक्रिया को उसने एक्सेप्ट किया, उसके बारे में सोचा, मूल्यांकन किया और फिर अपने व्यवहार में परिमार्जन किया, परिवर्तन किया या और उसका विकास किया। तो ये हमने समाज से सीखा। तो समाज, जिस तरह से हम दर्पण के सामने खड़े होकर खुद को देखते हैं कि हमने मैचिंग के कपड़े पहने हैं या नहीं,
हमने जो भी मेकअप किया है वो सही हुआ है या नहीं, हम कैसे लग रहे हैं। अगर दर्पण आपको कोई चीज़ कमी बताता है, आपके बाल सही से नहीं संवरे हैं या आपके कपड़ों में कोई कमी है, मतलब जो भी आपके अंदर आपको तैयार होने के बाद कोई कमी दिखती है, तो दर्पण आपको इंडिकेट करता है। और फिर उसकी प्रतिक्रिया पर, दर्पण ने आपको जो बताया उसकी प्रतिक्रिया पर आप खुद को देखते हैं और फिर अपने बारे में सोचते हैं कि क्या ठीक ठाक करना है और क्या नहीं। तो सेम जो काम दर्पण करता है व्यक्ति के लिए, सेम काम सोसाइटी भी मनुष्य के लिए करती है। इसीलिए इसको, समाज को दर्पण कहा गया है कि समाज व्यक्तित्व के व्यवहार के लिए या व्यक्तित्व के निर्माण के लिए दर्पण का काम करता है। और समाज रूपी दर्पण में देखकर व्यक्ति अपने सेल्फ को डेवलप करता है और सोसाइटी का एक हिस्सा बनता है। क्लियर है? तो इसी तरह जो पहली लाइन हमने बोली थी कि सेल्फ और सोसाइटी के संबंधों का विश्लेषण करता है। चलिए, ये तीनों स्तर जो अभी तर्क उन्होंने दिए, ये तीनों स्तर समाज को दर्पण के रूप में व्यक्त करते हैं, क्योंकि सामाजिक प्रतिक्रियाएं और सबका मूल्यांकन, जो आपने सेल्फ का इवैल्यूएशन किया, तो समाज की प्रतिक्रियाएं और तुम्हारा खुद का मूल्यांकन, इनके मध्य का संबंध दर्पण की भूमिका को निभाता है। ठीक, कूले के अनुसार सामाजिक इकाई समूह अथवा समाज के सम्मुख क्रिया करता है, उसकी क्रिया पर संबद्ध समूह अपनी प्रतिक्रिया करता है और उन प्रतिक्रियाओं को जानकर कर्ता यानी व्यक्ति संबंधित क्रिया में भविष्य की दृष्टि से उपयुक्त संशोधन करता है। अभी मैंने आपको बताया अपने ऊपर उसको लेकर, और यह संशोधन सामाजिक स्व यानी सोशल सेल्फ का डेवलपमेंट करता है, विकास करता है, जिसे कूले समाजीकरण कहते हैं। पहले आप सेल्फ है, जब सोसाइटी की प्रतिक्रियाओं को हम समझते हैं, उनकी प्रतिक्रियाओं को समझकर उनके अनुसार हम संशोधन करते हैं अपने अंदर, तो ये आप सेल्फ से सोशल सेल्फ में परिवर्तित हो जाते हैं, यानी स्व से सामाजिक स्व में परिवर्तित हो जाते हैं। और यही कूले के अनुसार समाजीकरण है, यानी हम जैव मनोइकाई से सामाजिक प्राणी बन जाते हैं। यही कूले के अनुसार समाजीकरण है। इस तरह के प्रक्रिया को सीखना ही समाजीकरण कहलाता है। ठीक, तो कूले के आत्मदर्पण का सिद्धांत इस तरह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, एक और थ्योरी है GH मीड की। इन्होंने जो सिद्धांत दिया वो कहलाता है मैं और मुझे का सिद्धांत, आई एंड मी थ्योरी। क्या कहते हैं मीड? शिशु न केवल अपने स्व के प्रति चेतनशील होता है, बल्कि दूसरी इकाइयों की भूमिका को करने की जिज्ञासा भी उसके व्यक्तित्व का अंग होती है। ऐसा नहीं होता कि केवल मैं अपने को ही जानता हूं, अपने प्रति ही मैं कॉन्शियस होता हूं, बल्कि जो दूसरी इकाइयां हैं समाज की, परिवार की, उनके व्यक्तित्व का भी हम बनना चाहते हैं, उसके प्रति भी हमारी जिज्ञासा होती है, उनको भी समझना और जानना चाहते हैं हम। तो स्वयं की दृष्टि में अपने आप को समझता है तथा अपनी दृष्टि में दूसरों को समझने का प्रयास करता है, ताकि अपने व्यवहार को अधिक अर्थपूर्ण तरीके से समझ सके। समझ में आएगी लाइन? फिर से देखिए, स्वयं की दृष्टि में अपने आप को समझता है। एक तो मैं खुद को, अपने बारे में मैं क्या सोचती हूँ ये मैं समझने का प्रयास करती हूँ, और मेरी दृष्टि में मैं दूसरों को क्या समझती हूँ ये। तो अपने को समझना और अपने अनुसार दूसरों को समझना, ये दोनों चीजें, दोनों प्रोसेस साथ साथ चलती हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने व्यवहार को और मीनिंगफुल बना सकें या अर्थपूर्ण बना सकें। मीड इसी प्रक्रिया को समाजीकरण का मूल आधार मानते हैं, आई को समझना और मुझे समझना। उनका यह भी मत है कि भाषा और अन्य सांस्कृतिक प्रतीक इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक तो लैंग्वेज, आप लैंग्वेज सीखते हैं, साइन सिंबल्स को सीखते हैं जो हम डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, वो कल्चरल जो सिंबल्स होते हैं, सांस्कृतिक प्रतीक होती है, भाषा होती है, साइन है ना, जेस्चर्स, बॉडी जेस्चर होते हैं, इन सबको हम, ये सब भी हमारे समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि हम इन सब के अर्थ को और इनको भी अपने व्यक्तित्व में समाहित करना सीखते हैं। मीड ने मैं और मुझे की अवधारणा के द्वारा व्यक्ति और समाज की अंतःक्रियाओं को व्यक्त किया है। मैं और मुझे का संबंध ही समाजीकरण है, यानी जब मैं से मुझे में हम परिवर्तित होते हैं, यानी एक प्राणी, एक सामाजिक इकाई जब मैं से मुझे में परिवर्तित होता है, तब वो समाजीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। जैसे अभी आपने देखा, कूले ने कहा था स्व से सामाजिक स्व, सेल्फ से सोशल सेल्फ बनने की प्रक्रिया समाजीकरण है। ऐसे ही
मैं से मुझे बनने की प्रक्रिया या मैं और मुझे के मध्य का संबंध ही समाजीकरण है। चलिए कैसे बनते हैं इसे और अच्छे से देखते हैं। इस तरह का जो अंतःव्यवहार होता है उसमें मीड ने दो और कंसेप्ट दिए हैं, जनरलाइज्ड अदर्स और सिग्निफिकेंट अदर्स, यानी सामान्यीकृत अन्य और विशिष्टीकृत अन्य। सामान्यीकृत अन्य जनरलाइज्ड अदर क्या होता है? विभिन्न सामाजिक इकाइयों के स्वयं के बारे में, मेरे बारे में एवं अन्य सामाजिक प्रघटनाओं के बारे में व्यक्त विचार हैं जिनका कि व्यक्ति आंतरिकरण करता है। यानी मैं स्वयं के बारे में क्या सोचती हूं, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, और अन्य सामाजिक प्रघटनाओं के बारे में जो विचार हैं उन सबको मिलाकर, वो सब मिलकर जो है हम अपने व्यक्तित्व में आंतरिकृत करते हैं, उसको हम सामान्यीकृत अन्य कहते हैं। यानी आम जन, आम जो सोसाइटी है जिसमें आप रहते हैं, मूव करते हैं, तो सामान्य जन जो है हमारे बारे में क्या सोचते हैं, हम स्वयं के बारे में क्या सोचते हैं, और जो भी सामाजिक प्रघटनाएं हैं उनके बारे में क्या विचार व्यक्त करते हैं, उन सबको जब हम अपने जीवन में उतारते हैं तो इसको हम सामान्यीकृत अन्य यानी जनरलाइज्ड अदर्स कहते हैं। विशिष्टीकृत अन्य जैसे कि नाम से ही है, वे सामाजिक इकाइयां हैं हमारे लिए जिनकी स्वीकृति अथवा प्रतिक्रिया हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है। जब आप कोई व्यवहार करते हैं, जब कोई भी आप काम करते हैं, तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी प्रतिक्रिया या जिनकी एक्सेप्टेंस की आप अपेक्षा करते हैं कि वो इस पर कमेंट करें या आपको एक्सेप्टेंस दें, प्रतिक्रिया करें, क्योंकि उन्हें संबद्ध क्षेत्र का विशेषज्ञ माना जाता है। विशिष्टीकृत अन्य की यह अवधारणा सम्मान और प्रतिष्ठा तथा सामाजिक पहचान को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो विशिष्टीकृत अन्य यानी कोई जो सिग्निफिकेंट है, इंपॉर्टेंट है। क्यों है वो इंपॉर्टेंट? जब कोई इंपॉर्टेंट व्यक्ति आपके व्यवहार पर प्रतिक्रिया करता है, कोई क्यों करता है? क्योंकि वो विशेषज्ञ है उस क्षेत्र का, तो वहां पर आप उनकी स्वीकृति, उनकी प्रतिक्रिया को महत्व देते हैं, क्योंकि उसके बाद आपका जो वो कार्य या व्यवहार है वो एस्टैब्लिश होगा और उसको सम्मान या प्रतिष्ठा मिलेगी, पहचान मिलेगी। तो जब हम किसी विशिष्ट व्यक्ति से अपने व्यवहार पर प्रतिक्रिया चाहते हैं, स्वीकृति चाहते हैं, तो वो विशिष्टीकृत अन्य। और जब आपके व्यवहार पर, आपके बारे में, सामाजिक प्रघटनाओं के बारे में सामान्य इकाइयां, सामान्य जन कुछ बोलते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं हम और उसको आंतरिकृत करते हैं, तो वो सामान्यीकृत अन्य। ठीक है, तो एक जनरलाइज्ड अदर्स और दूसरा सिग्निफिकेंट अदर्स। तो ये दो अवधारणाएं भी समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। क्लियर? तो मीड के अनुसार आई से मी में कन्वर्ट होना समाजीकरण कहलाता है। अब एक और थ्योरी देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, साइको एनालिटिकल या मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। ये सिद्धांत जो है मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रायड ने दिया था। उन्होंने यहाँ कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस यानी चेतन, अचेतन, अर्धचेतन और इड ईगो, सुपर ईगो के मध्य की अंतः क्रिया को महत्वपूर्ण माना। और वो कहते हैं कि इड ईगो, सुपर ईगो जो व्यक्तित्व के तीन भाग हैं, इनके मध्य जो अंतः क्रिया होती है यही समाजीकरण है। फ्रायड का तर्क है कि व्यक्ति का व्यवहार उन प्रतिक्रियाओं की निरंतरता पर आधारित है जिसे उसने शिशु अवस्था से मनोयौनिक विकास के संदर्भ में सीखा। जब आपने स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट पढ़े थे तब आपने शैशव अवस्था, जो अपने ओरल स्टेज में एनल स्टेज पढ़े, ऑडिपस कॉम्प्लेक्स और ऑडिपस स्टेज, और फिर आपकी किशोर अवस्था आपने एडोलेसेंट स्टेज पढ़ा। उन सब में आपने देखा कि किस तरह बच्चा जो है वो हर स्तर पे कुछ कुछ चीजें सीखता है। ठीक है, तो वही, और शिशु अवस्था के बाद वो यौनिक, एक तो मानसिक विकास होता है और उसका यौनिक विकास होता है, और वो सब सीखता है उन चारों स्टेजेस में। फ्रायड का मत है कि मानव व्यवहार में काम प्रवृत्तियों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। काम प्रवृत्ति को इन्होंने लिबिडो कहा है, जो यहाँ नहीं, स्किप हो गया है, तो लिबिडो कहा है। उन्होंने कहा जो काम प्रवृत्तियां हैं यानी सेक्स टेंडेंसी हैं, उनको वो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है मानव व्यवहार में। फ्रायड शिशु अवस्था में माँ और पुत्र
तथा पिता और पुत्री के मध्य यौनिक आकर्षण की चर्चा करते हैं, जिसे क्रमशः ऑडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ध्यान होगा आपको, आप पिछला अगर नहीं याद तो एक बार इसका पिछला वीडियो जरूर देखिएगा। उसमें हमने जब स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की बात की थी तो जो थर्ड स्टेज थी ऑडिपस, उसमें हमने बताया था कि माँ और पुत्र जो होता है अपनी माँ के प्रति और पुत्री अपने पिता के प्रति आकर्षण होती है और दूसरे पार्टनर से ईर्ष्या डेवलप कर लेती है। तो उसी को ही हम क्रमशः ऑडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अब जो उन्होंने 3 शब्द बताए उसके अंदर जो अंतःक्रिया होती है इड ईगो सुपर ईगो, उन तीनों व्यक्तित्व के इन तीनों हिस्सों में अंतःक्रिया से ही समाजीकरण होता है, ऐसा फ्राइड मानते हैं। तो पहले हम इनका अर्थ समझते हैं। इड क्या है? इसको हिंदी में इदम कहते हैं। इड व्यक्ति की पार्श्विक प्रवृत्तियों से निर्मित होता है, यानी एनिमल इंस्टिंक्ट्स है। सदैव व्यक्ति को आवश्यकता पूर्ति के लिए प्रेरित करता है। फ्राइड इस अवधारणा में मुख्यतः यौनिक प्रवृत्तियों की चर्चा करते हैं। यह सुख सिद्धांत प्लेजर प्रिंसिपल पर आधारित है। ठीक है, एनिमल इंस्टिंक्ट्स का मतलब है, जैसे कि इन्होंने आगे क्लियर किया, फ्राइड कहते हैं कि हमारे मन का जो ये हिस्सा है इड, ये हमेशा व्यक्ति को आवश्यकता पूर्ति के लिए प्रेरित करता है कि जो भी इच्छाएं पैदा हुई हैं उसको तुरंत पूरा कर ले। और ज्यादातर ये इच्छाएं यौनिक प्रवृत्तियों को, ऐसा फ्राइड मानते हैं कि मुख्यतः यौनिक प्रवृत्तियों को इससे संबद्ध करते हैं, इसलिए उन्होंने एनिमल इंस्टिंक्ट यानी पार्श्विक प्रवृत्तियां कहा। और वो किसी भी तरीके से उसके अंदर जो इच्छाएं पैदा होती हैं वो उनको तुरंत पूरा करके सुख प्राप्ति चाहता है, प्लेजर प्रिंसिपल पर आधारित है। इसलिए ये पार्ट जो है मन का, ये हिस्सा उस आवश्यकता को पूरा कर तुरंत सुख प्राप्त करना चाहता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये सुख सिद्धांत पर आधारित है। इट इज बेस्ड ऑन प्लेजर प्रिंसिपल। इसको वो आवश्यकता पूरी करके खुशी महसूस होती है। तो इट अपने अंदर उत्पन्न इच्छाओं को, आवश्यकताओं को तुरंत पूरा करके सुख प्राप्ति करना चाहता है। दूसरा है सुपर ईगो। ये सामाजिक आदर्शों का समुच्चय है, जो भी आइडियलिस्टिक है, ऐसा होना चाहिए, मस्ट बी, शुड बी वाले जो कंसेप्ट्स होते हैं, नैतिकता, मॉरलिटी, वैल्यूज, उनको अभिव्यक्त करता है ये हिस्सा। आवश्यकता की पूर्ति के लिए बनाए गए सामाजिक नियम की कोई भी आवश्यकता पूरा करना है तो उसको जो समाज ने नियम बनाए हैं, जो नैतिकता और मूल्य निर्धारित किए हैं, उनके आधार पर ही पूरा करना चाहिए, ऐसा सुपर ईगो इंस्ट्रक्ट करता है। इसलिए ये आइडियलिस्टिक थ्योरी पर आधारित है, यानी आदर्शवादी सिद्धांत पर आधारित है। मस्ट बी, शुड बी, ऐसा करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, यानी मॉरलिटी, नैतिकता और वैल्यूज की बात करता है। समाज द्वारा स्वीकृत जो नियम है उन पर, उनके अनुसार आवश्यकताओं की पूर्ति पर यह बल देता है। इसलिए इसको आदर्शवादी सिद्धांत पर आधारित मानते हैं, यानी आइडियलिस्टिक। तीसरा पक्ष है हमारे मन का ईगो। ये ईगो, जो सामान्य शब्द हम ईगो के लिए इस्तेमाल करते हैं, उस व्यक्ति में बड़ा ईगो है, हम जिसको एटीट्यूड कहते हैं। एटीट्यूड इज अ डिफरेंट वर्ड, लेकिन एक सामान्य भाषा में लोग ईगो का मतलब, जिसको में बहुत घमंड हो, उसको लेते हैं। लेकिन यहाँ ईगो का मतलब वो नहीं है, ये मन का एक हिस्सा है, इड सुपर ईगो की तरह। तो ईगो एक सेल्फ का एक तार्किक पक्ष है, एक रैशनल, इसमें रैशनैलिटी होती है। ये वास्तविकता को केंद्र को, यानी रियलिटी को बेस बनाकर सोचता है। इसलिए इसको हम यथार्थवादी सिद्धांत पर केंद्रित मानते हैं, यानी ये रियलिस्टिक है, वास्तव में जो करता है। और ये एक तरह से बैलेंसिंग पावर है, संतुलन बनाने का काम करता है। ये इड और सुपर ईगो के मध्य बैलेंस बनाता है, संतुलन स्थापित करता है। और इड और सुपर ईगो के मध्य संतुलन स्थापित करना सीखना, बैलेंस बनाना सीखना ही समाजीकरण है। समझ में आया? चलिए और अच्छे से मैं एक्सप्लेन करती हूं आपको। देखिए ये चित्र है, इस चित्र में हमने इड, ईगो, सुपर ईगो यानी इदम, अहम और परमहम, 3 व्यक्तित्व के या व्यक्ति के मन के जो है 3 हिस्से बनाए, इड, ईगो, सुपर ईगो। इड जो है वो आपके पार्श्विक प्रवृत्तियों का प्रदर्शन करता है। आपके हमारे अंदर जो भी एनिमल इंस्टिंक्ट है, यानी जो भी ऐसी इच्छाएं हैं
जो समाज द्वारा स्वीकृत नहीं है। समाज जिसे ओपन में, खुले में पूरा करने की इजाजत नहीं देता, लेकिन ये आपकी उन इच्छाओं को तुरंत पूरा करके, जो मन में उठी हैं उनको पूरा करके सुख प्राप्त करना चाहता है। ये एडम का कैरेक्टर है। इसलिए क्योंकि ये समाज के अगेंस्ट भी इच्छाओं को, इसके मन में इच्छा आ गई, वो अगेंस्ट है कि सम्मत है, लेकिन ये उन्हें तुरंत पूरा करके, आवश्यकता पूर्ति करके, उस इच्छा को पूरा करके सुख प्राप्त करना चाहता है। तो इसको कई बार डेविल की संज्ञा दी जाती है। डेविल यानी राक्षस। सुपर ईगो, जैसे हमने कहा था कि ये आदर्शवादी है, नैतिकता की, मूल्य की बात करता है कि कोई भी आवश्यकता पूर्ति करनी है, कोई भी व्यवहार करना है, वो समाज सम्मत नियमों से होना चाहिए, समाज द्वारा स्वीकृत नियमों के अनुरूप होना चाहिए, नैतिकता का, धर्म का, मूल्यों का पालन करना चाहिए। ऐसा करो, ऐसा मत करो, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो ये इदम के अगेंस्ट कार्य करता है, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, इस तरह से। तो परम अहम, सुपर ईगो, ये आदर्शवादी बातें करता है, इसलिए इसको देवता की संज्ञा देते हैं। इट इज जस्ट लाइक गॉड। तीसरा है अहम यानी ईगो। जैसे हमने अभी चर्चा की थी कि ये रियलिस्टिक प्रिंसिपल पर बेस्ड है, यानी यथार्थवादी, जो वास्तव में होता है। एक इच्छा हुई, एक सही और गलत का अंतर बता रहा है, और तीसरा हम जो वास्तव में करते हैं। अब आपके अंदर अगर पूरी इच्छा जागृत हो गई, तो आपने उसे अधूरा छोड़ा तो भी व्यक्तित्व इम्बैलेंस हो जाएगा, और अगर आप उसे पूरा कर लेते हैं तब भी, क्योंकि वो पाश्विक प्रवृत्ति है, समाज द्वारा स्वीकृत है, तब भी व्यक्तित्व इम्बैलेंस हो जाएगा। और इसकी बात मान के उसको छोड़ दिया तब भी। तो क्या किया जाए, यानी अहम का ही, ईगो का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है कि वो इस पाश्विक प्रवृत्ति में, इस समाज विरोधी इच्छा में और इस समाज सम्मत इच्छा के बीच संतुलन बनाए, बैलेंस बनाए। वो इच्छा को इस तरह से पूरा करे कि इच्छा भी पूरी हो जाए और समाज की नैतिकता और नियम, सामाजिक नियमों के तहत। तो वो इन दोनों के बीच जो बैलेंस बनाना सीखना है, दैट इज समाजीकरण। वही समाजीकरण है, यानी सोशलाइजेशन है। ठीक है। तो अहम यानी ईगो, इड और सुपर ईगो के मध्य संतुलन बनाना सीखने की प्रक्रिया ही समाजीकरण कहलाती है। इसलिए अहम को विकसित करना या ईगो को डेवलप करना सीखना ही समाजीकरण है, और यही सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर जब हम पर्सनालिटी की बात करते हैं कि किसी की पर्सनालिटी कैसी है, अच्छी है, बुरी है, तो वो निर्भर करता है कि उसका अहम कितना विकसित है या उसका ईगो जो है कितना बैलेंस्ड रोल प्ले कर रहा है। क्लियर? चलिए, फ्रायड ये तर्क देते हैं कि ईगो और सुपर ईगो के मध्य संघर्ष अनिवार्य है। बिल्कुल अनिवार्य है, क्योंकि दोनों कैसी हैं, अपोजिट इच्छाएं रखते हैं। क्योंकि मूल प्रवृत्तियां असामाजिक इच्छाएं और सामाजिक आदर्श, एक तरफ तो समाज के विरोधी इच्छाएं हैं जिसको हमने असामाजिक इच्छाएं लिखा है, और एक तरफ सामाजिक आदर्श हैं। तो दोनों के मध्य द्वंद्व होना स्वाभाविक है, क्योंकि दोनों विपरीत इच्छाएं हैं। इन दोनों के मध्य का अंतर्विरोध ईगो को विकसित करता है, जिसे समाजीकरण के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है। तो इन दोनों के मध्य बैलेंस बनाने का काम ईगो को है, और यही बैलेंस बनाना सीखना ही समाजीकरण कहलाता है। क्लियर है? चलिए बच्चों, आज हमने 3 थ्योरी डिस्कस की। कुले का आत्मदर्पण का सिद्धांत, G.H. मीड का मैं और मुझे का सिद्धांत, और तीसरा सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत, साइको एनालिटिकल थ्योरी। इन तीनों सिद्धांतों में हमने ये जाना कि किस तरह जो सेल्फ है वो सोशल सेल्फ में कन्वर्ट होता है, या आई मी में कन्वर्ट होता है, या फिर हम ईगो के माध्यम से इट और सुपर ईगो के मध्य बैलेंस बनाना सीखते हैं। ये सारी जो चीजें हैं ये व्यक्ति को सामाजिक बनाती हैं, सामाजिक प्राणी बनाती हैं, और यही समाजीकरण की प्रक्रिया है जो हम सारी जिंदगी सीखते हैं। प्रारंभिक जन्म के प्रारंभिक वर्षों से लेकर आगे तक ये हमारे अंदर विकसित होती रहती है और इन्हें हम सीखते हैं। ठीक है। बाकी की जो थ्योरीज हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू बच्चों। हमेशा की तरह मैं यही कहूंगी,
कोई सवाल, कोई डाउट चैट बॉक्स में लिखिए और हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।